आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्लास 10 फिजिक्स के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, अ थंब पिन इज पोजीशनड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक थंब पिन हमारे पास है और उसको रखा गया है 15 सेंटीमीटर के फासले पर कॉन्वेक्स मिरर से, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमें बताई है 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें क्या मालूम करना है? हमें इमेज की पोजीशन मालूम करनी है कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कितने फासले पर बनेगी, और साथ में हमें नेचर ऑफ इमेज मालूम करनी है कि इमेज हमारी रियल होगी या वर्चुअल। और थंब पिन स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? आपने अक्सर देखा होगा नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाने के लिए हम पिन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं थंब पिन। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जो डिस्टेंस है थंब पिन का उसको मैंने रिप्रेजेंट करवाया है स्मॉल पी से, और उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट कराया है, और फोकल लेंथ की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है -20 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो हमारे पास फोकल लेंथ मौजूद है वो तो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है? तो माइनस स्टूडेंट मैंने इसलिए लगाया है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। इसलिए मैंने फोकल लेंथ की वैल्यू को नेगेटिव लिया है। आगे हमसे कहा था कि हमें पोजीशन मालूम करनी है इमेज की, तो पोजीशन ऑफ इमेज को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कराया है जो कि हमें मालूम करना है, और साथ में हमें नेचर ऑफ इमेज भी बतानी है कि इमेज हमारी रियल होगी या वर्चुअल। तो क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो स्टूडेंट्स हम कह देंगे कि इमेज हमारी रियल है, और अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम कहेंगे कि इमेज हमारी वर्चुअल है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। क्या होता है हमारे पास? 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमने क्या किया है, इस मिरर फार्मूले को हमने q के लिहाज से अरेंज किया, क्योंकि हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो 1/p हमारा राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव है, तो जब हम इसको लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये क्या होगा? 1/f में से सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 1/q का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 1/q इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब हम f और p की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बाकी को सेम रखेंगे। तो f की वैल्यू हमारे पास है -20, तो f की जगह मैंने रख दिया -20, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15 है। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी f और p की। अब स्टूडेंट्स -20 हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो माइनस की साइन में शिफ्ट कर देता हूँ कहाँ पर? न्यूमरेटर में। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/q इज़ इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 20 माइनस 1/15। मैंने सिर्फ यहाँ पर इस स्टेप में माइनस की साइन को, जो कि -20 था, इसको मैंने माइनस को शिफ्ट कर दिया 1 के साथ, तो वैल्यू हो गई -1/20। अब हम एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 20 और 15 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 20 और 15 का एलसीएम हमारे पास आएगा 60। 20 के टेल में 60 आता है किससे? 3 से आता है। 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आएगी -3। माइनस की साइन लगाएंगे यहाँ से। 15 के टेल में 60 आता है 4 से, तो 4 1 का क्या हो जाएगा? 4। -3 -4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -7 डिवाइड बाई 60। अब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, या आप कह लो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे, क्योंकि हमें 1/q की वैल्यू मालूम नहीं करनी बल्कि हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो q के लिहाज से जब हमने इसे अरेंज किया तो q हमारा बराबर हो जाएगा -60 डिवाइड बाय 7। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में कितनी? तो q की वैल्यू हमारे पास आ गई -8.57 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थंब पिन का इमेज का डिस्टेंस आ गया कॉन्वेक्स मिरर से, और यहाँ पर माइनस की साइन बता रही है कि जो हमारी नेचर ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंस q इज़ नेगेटिव सो द इमेज इज़ वर्चुअल। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द स्पेसिमेन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर।
इस प्रॉब्लम में हमसे कहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बन रही है 11.5 सेंटीमीटर के फासले पर कॉनकेव मिरर के बिहाइंड। स्पेसिमेन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जो कि हम देख सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप से, जो कि लिटिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। या स्पेसिमेन आप यहाँ पर कोई भी ब्लड का सैंपल कह सकते हो या यूरिन का सैंपल कह सकते हो, जो कि रखा गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर। तो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस बताया है ऑब्जेक्ट का 11.5 सेंटीमीटर और हमारी इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर के बिहाइंड। फोकल लेंथ हमें बताई है कॉनकेव मिरर की कितनी, 13.5 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है कि स्पेसिमेन का डिस्टेंस मालूम करें या आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करें कॉनकेव मिरर से। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने इमेज के डिस्टेंस को स्मॉल q से रिप्रेजेंट कराया है और वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है -11.5 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि 11.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्यों ली है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि कॉनकेव मिरर में अगर बिहाइंड इमेज बनती है, बिहाइंड ऑफ कॉनकेव मिरर, तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है कॉनकेव मिरर के, इसलिए हमने Q की वैल्यू नेगेटिव ली है, लिहाजा Q की वैल्यू हमारे पास हो गई -11.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू लिखेंगे। फोकल लेंथ को मैंने यहाँ पर F से रिप्रेजेंट कराया है और फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 13.5 सेंटीमीटर। और हमसे कहा है कि स्पेसिमेन का डिस्टेंस मालूम करो, जो कि मैंने यहाँ पर P से रिप्रेजेंट कराया है और ये हमें मालूम करना है। तो अब स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्योंकि हमें p मालूम करना है तो इस फार्मूले को हम p के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं। 1/q हमारा राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/p का फार्मूला हो जाएगा 1/f माइनस 1/q। अब हम f और q की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो f की जगह स्टूडेंट मैंने वैल्यू पुट कर दी 13.5 और q की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 11.5। अब स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। 11.5 के साथ माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर फार्मूले का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी 1/13.5। और ये प्लस की साइन मैंने किसकी वजह से लगाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस को, फॉर एग्जांपल हमने शिफ्ट किया 1 के साथ, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो आगे वैल्यू आ गई 1/11.5। अब स्टूडेंट्स हम 13.5 और 11.5 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 155.25। ये वैल्यू कहाँ से आई, आप कैलकुलेटर में 13.5 और 11.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना, तो आपके पास वैल्यू आएगी 155.25। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 155.25 को डिवाइड किया 13.5 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 11.5। 11.5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 11.5। प्लस की साइन हमने यहाँ से लगा दी, प्लस की साइन यहाँ है तो मैंने यहाँ भी लगा दी। फिर हमने 155.25 को डिवाइड किया 11.5 से, तो वैल्यू आएगी 13.5। 13.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13.5 ही आ जाएगा। फिर हम 11.5 और 13.5 इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/p हमारा बराबर हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 155.25। अब हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं p के साथ, यानी रीअरेंज करके लिखेंगे या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास p बराबर हो जाएगा 155.25 डिवाइड बाय 25। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर देना, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.21 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया कॉनकेव मिरर से कितना, 6.21 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4.00 मीटर। If a bus is located at 5.00 meter from this mirror, find the image position, nature and size। अब स्टूडेंट्स हमसे इस प्रॉब्लम में क्या कहा है कि एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसको यूज़ किया गया है एज अ रियर व्यू मिरर इन एन ऑटोमोबाइल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बस है या कोई कार है, कोई भी ऑटोमोबाइल है, कोई भी व्हीकल है, तो उसमें जो साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं
उसको हम कहते हैं रियर व्यू मिरर्स। और वो रियर व्यू मिरर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया है कितना, 4.00 मीटर। और हमसे कहा है कि अगर एक बस 5.00 मीटर के फासले पर है, यानी जो साइड मिरर है यानी कॉन्वेक्स मिरर जो कि रियर व्यू मिरर के अंदर लगा हुआ है, उसमें पीछे से एक आती हुई बस दिखाई दे रही है जिसका फासला कॉन्वेक्स मिरर से कितना है, 5.00 मीटर है। तो ये एक तरह से हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया है 5.00 मीटर फ्रॉम द मिरर। हमसे कहा है कि इमेज की पोजीशन मालूम करें, यानी बस की इमेज मिरर में कहाँ बनेगी वो हमें मालूम करना है। नेचर मालूम करनी है हमें कि इमेज हमारे रियल होगी या वर्चुअल होगी। और साथ में हमें साइज़ भी मालूम करना है, यानी एम की वैल्यू मालूम करनी है कि इमेज हमारी कितनी बड़ी बनेगी या कितनी छोटी बनेगी, वो हमें मालूम करना है। तो अब स्टूडेंट हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कराया है और वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है 4 मीटर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो लिखा हुआ था 4.00 मीटर, तो पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स हम ज़ीरो को काउंट नहीं करते, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू ले ली 4 मीटर। आगे हमने बस का डिस्टेंस लिया है जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट कराया है, कितना गिवन है 5 मीटर। यहाँ पर 5.00 मीटर है, पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 मीटर। हमें क्या मालूम करना है? इमेज की पोजीशन मालूम करनी है, क्यू से रिप्रेजेंट कराया है। नेचर ऑफ इमेज मालूम करनी है और साथ में हमें साइज़ ऑफ इमेज मालूम करना है, यानी एम की वैल्यू मालूम करनी है। अब स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। क्या होता है हमारे पास? 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हम इस फार्मूले में, क्योंकि हमारे पास f की वैल्यू नहीं है, q हमें मालूम करना है, p की वैल्यू तो है, f की वैल्यू नहीं है, तो f की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर। अब यहाँ से तो वैल्यू 2 मीटर आई, मैंने माइनस में क्यों रखा है? माइनस में स्टूडेंट इसलिए रखा है क्योंकि मिरर हमारा कॉन्वेक्स है और आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हम नेगेटिव में लेते हैं। लिहाजा यहाँ से जो वैल्यू 2 आई थी उसके साथ मैंने रख दिया -2। तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास हो गई -2 मीटर। फिर से बता देता हूँ, -2 मीटर हमने फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों ली है? क्योंकि हमारा मिरर कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि उसमें इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर रीज़न भी लिख दिया कि फोकल लेंथ मैंने नेगेटिव ली है क्योंकि मिरर हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एफ़ की और पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैंने इस फार्मूले को, मिरर फार्मूले को मैंने क्यू के लिहाज से अरेंज किया, तो फार्मूला बन गया 1/q इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब हम क्या करेंगे, एफ़ और पी की वैल्यू पुट करेंगे। एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2, माइनस की साइन फार्मूले की आ गई और पी की जगह मैंने क्या रखा? 5 रखा। अब स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा। 5 टू ज़ा 10 होता है। तो -2 के टेल में 10 किससे आएगा? -5 से। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -5। माइनस आ गया फार्मूले का। 5 के टेल में 10 किससे आता है? 2 से। तो 2 1 ज़ा 2। तो -5 -2 कितना हो जाएगा? -7 डिवाइड बाई 10। अब हम इस फार्मूले को अरेंज करेंगे क्यू के लिहाज से। तो क्यू के लिहाज से फार्मूला हमारा बन जाएगा -10 डिवाइड बाई 7। तो ये माइनस की साइन 10 के साथ आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू जब हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई -1.428 मीटर। अब स्टूडेंट्स क्यू की वैल्यू क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आई है, तो लिहाजा हमारे पास जो नेचर ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी। इसलिए मैंने लिखा है सिंस क्यू इज़ नेगेटिव सो द इमेज इज़ वर्चुअल। अब हम देख लेते हैं साइज़ ऑफ इमेज। साइज़ ऑफ इमेज को निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है m इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई पी। क्यू की वैल्यू हमारे पास आई और पी की वैल्यू भी हमारे पास है। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। क्यू की वैल्यू हमारे पास आई कितनी? 1.428 और पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 1.428 को जब हमने डिवाइड किया 5 से, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.285। तो साइज़ ऑफ इमेज स्टूडेंट्स हमारे पास है कितना? 0.285। और स्टूडेंट्स आप एक बात और याद रखना, क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर पॉजिटिव हमने लिखी है
क्योंकि जो साइज़ होता है वो होता है किसके अंदर, पॉजिटिव में। इसलिए मैंने यहाँ पर क्यू की वैल्यू के साथ, यहाँ पर जब मैंने क्यू की वैल्यूज़ निकाली तो माइनस लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि पी हमारा पॉजिटिव था, तो क्यू की वैल्यू भी हम पॉजिटिव रखेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर के फासले पर कन्वर्जिंग लेंस से। तो स्टूडेंट्स आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि कन्वर्जिंग लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हमारा बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। और साथ में हमें कॉन्वेक्स लेंस की यानी कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ बताई है 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस हमें बताया है ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स लेंस से या कन्वर्जिंग लेंस से कितना, 15 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा है डिटरमाइन द पोजीशन, हमें क्यू की वैल्यू मालूम करनी है यानी पोजीशन ऑफ इमेज मालूम करना है। साथ में हमें साइज़ ऑफ इमेज भी मालूम करना है और नेचर ऑफ इमेज भी बतानी है कि इमेज हमारी रियल होगी या वर्चुअल। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। और क्यू हमें मालूम करना है यानी पोजीशन ऑफ इमेज हमें मालूम करनी है, क्यू से रिप्रेजेंट कराया है। नेचर ऑफ इमेज हमें मालूम करनी है और साथ में हमें साइज ऑफ इमेज भी मालूम करना है यानी एम मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमें स्टूडेंट्स हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू के लिहाज से फार्मूला अरेंज कर देते हैं। तो 1/p हमारा राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/q बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/p के। एफ और पी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास है 10 और पी की वैल्यू कितनी है 15। फिर हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। 10 का टेल में 30 आता है किससे, 3 से, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, माइनस की साइन लगाएंगे फार्मूले से। 15 के टेल में 30 आता है 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1/q बराबर हो जाएगा 1/30। हमें क्यू के लिहाज से अरेंज करना है, फिर क्यू के लिहाज से अरेंज करेंगे इस फार्मूले को, तो क्यू बराबर हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 1, या हम कह सकते हैं क्यू की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स क्यू के यहाँ पर क्यू की वैल्यू यानी जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो हमारे पास पॉजिटिव है, लिहाजा हमारे पास जो नेचर ऑफ इमेज होगी, वो क्या होगी, वो रियल होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सिंस क्यू इज़ पॉजिटिव सो इमेज इज़ रियल। और लास्ट में स्टूडेंट्स हमें साइज़ ऑफ इमेज मालूम करना है, फार्मूला यूज़ करेंगे क्यू डिवाइड बाय पी। क्यू की वैल्यू हमने पुट की 30 और पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 15। 15 के टेल में 30 आता है 2 से, इसका मतलब एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हमसे कहा है कि एक हमारे पास कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बताई है 20 सेंटीमीटर, और वो जो कॉन्केव लेंस इमेज बना रहा है कितने फासले पर बना रहा है, कॉन्केव लेंस से 15 सेंटीमीटर के फासले पर। यानी कॉन्केव लेंस में जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर के फासले पर बन रही है कॉन्केव लेंस से। आगे हमसे कहा है डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, हमें लेंस की पावर मालूम करनी है। ऑल्सो हाउ फॉर इज़ द ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम द लेंस, कि ऑब्जेक्ट आपका कॉन्केव लेंस से कितने फासले पर है, यानी पी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो स्टूडेंट हम डेटा बना लेते हैं। तो फोकल लेंथ स्टूडेंट्स हमारे पास है -20 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, आपने नेगेटिव क्यों लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस के अंदर फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है। अब मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों किया है, वैसे तो जब हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे हम सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन क्योंकि हमसे यहाँ पर पावर ऑफ लेंस निकालने को भी कहा है तो पावर ऑफ लेंस हम रखते हैं मीटर में, लिहाजा मैंने क्या किया है सेंटीमीटर की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने का क्या तरीका होता है, हमारे पास जो भी वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में होती है उसको मीटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। लिहाजा मैंने 20 को डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई फोकल लेंथ की -0.2 मीटर, और ये वैल्यू हम सिर्फ यूज़ करेंगे जब हम पावर ऑफ लेंस निकालेंगे। साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू की वैल्यू हमने ली है -15 सेंटीमीटर।
अब आप फिर से कहोगे सर यहाँ तो क्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पर माइनस क्यू लगाया क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस के अंदर जो इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। लिहाजा कॉनकेव लेंस के अंदर हम क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, लिहाजा मैंने क्यू की वैल्यू ले ली -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें मालूम करना है कॉनकेव लेंस से, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैंने पी से रिप्रेजेंट कराया है और पावर ऑफ लेंस हमें मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन करेंगे पी निकालने के लिए, तो पी के लिहाज से फार्मूला अरेंज करेंगे तो 1/p बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/q के। एफ़ और क्यू की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी है -20 और क्यू की वैल्यू कितनी है -15। अब स्टूडेंट्स ये माइनस की साइन में 1 के साथ लगा दूंगा और ये माइनस की साइन जब मैं 1 के साथ लगाऊंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई के बाद तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1/p इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 20, माइनस माइनस हो गया प्लस और 1 डिवाइड बाई 15। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 15 का एलसीएम आएगा 60। 20 के टेबल में 60 आता है किससे, 3 से। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 प्लस आ गया फार्मूले से। 15 के टेल में 60 आता है 4 से, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, -3 प्लस 4 तो हमारे पास आ जाएगा 1/p इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 60। रीअरेंज करके लिखेंगे p के लिहाज से, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 1, यानी p की वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर के फासले पर है फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। सेकंड स्टूडेंट्स हमसे कहा था कि पावर ऑफ लेंस निकालो, तो पावर ऑफ लेंस निकालने का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम f की जो वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली थी मीटर में वो हम लिखेंगे। तो मीटर के अंदर हमने वैल्यू क्या ली थी -0.2, तो फिर हम 1 को डिवाइड कर देंगे -0.2 से, तो हमारे पास पावर आ जाएगी -5। अब ये डायोप्टर क्या है, डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं डायोप्टर में, तो P हमारे पास हो गई -5 डायोप्टर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर F की वैल्यू शो कर रही है फोकल लेंथ को, और फोकल लेंथ को हमें इसमें रखना है मीटर में। तो यही इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है हमारे पास। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज़ 40 डिग्री। हमसे कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें बताया है जब एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास कितना है, 40 डिग्री है। आगे हमसे कहा है इफ़ द रे ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33 कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे हमसे कहा है कि अगर रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है वाटर में और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है किसका, वाटर का, कितना है 1.33, तो हमसे कहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। क्या चीज़ हमें गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें गिवन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने रिप्रेजेंट कराया है, एंगल की साइन लगाई और आई लगा दिया। आई हमारा यहाँ पर शो कर रहा है इंसिडेंट एंगल को, कितनी वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंट की, 40 डिग्री। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने यहाँ पर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 1.33। और हमसे कहा था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने रिप्रेजेंट कराया है, एंगल की साइन लगाई और r लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, लेकिन कौन सा, एंगल वाला फार्मूला। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n इज़ इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिहाज से। तो n और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की हम यहाँ पर पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिहाज से फार्मूला बन जाएगा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं आई की और एन की। तो मैंने आई की जगह लिख दिया 40 और एन की जगह मैंने लिख दिया 1.33। अब हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन 40 और डिवाइड करा देंगे 1.33 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4832। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है, तो साइन को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स।
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में हम ये वैल्यू लिख देंगे 0.4832। अब हमें साइन इनवर्स लेना है इस वैल्यू का, तो कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे और साइन की प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा 28.8 डिग्री। तो यही इसका सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल हमारे पास आया है, पेज नंबर 84 है बुक का और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। स्ट्रक्चर क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट इन अ डायमंड। हमसे कहा है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट मालूम करें डायमंड में, यानी जब रे ऑफ लाइट एयर से डायमंड में एंटर होगी तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.41 और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है डायमंड का जो कि है 2.41। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा होगा 90 डिग्री, क्योंकि जब भी हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास होता है 90 डिग्री, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। और एन की वैल्यू हमारे पास है 2.41 और एन हमारा यहाँ पर शो कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और हमसे कहा है कि क्रिटिकल एंगल मालूम करें, तो क्रिटिकल एंगल को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कराया है, एंगल की साइन लगाई और सी लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल के लिहाज से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्रिटिकल एंगल के लिहाज से क्या होता है, एन बराबर होगा हमारा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जब भी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की तो हमारे पास साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के। तो लिहाजा एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में क्या, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो हमारे पास एन का फार्मूला बन जाएगा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब क्योंकि हमें क्रिटिकल एंगल मालूम करना है तो अब हम एन की और साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्रिटिकल एंगल के लिहाज से साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय एन। अब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि हमारे पास 90 डिग्री है और एन हमारे पास है 2.41 फॉर डायमंड। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, साइन 90 डिवाइड बाई 2.41। अब हम कैलकुलेटर की मदद से साइन 90 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और एन की वैल्यू हमने पुट की 2.41। फिर हम 1 को डिवाइड कराएंगे 2.41 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4149। क्योंकि हमें क्रिटिकल एंगल मालूम करना है तो साइन को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर, तो ये बन जाएगा हमारा साइन इन्वर्स। और कैलकुलेटर में साइन इन्वर्स को लाने का तरीका क्या होता है, हमें शिफ्ट की प्रेस करनी है और साथ में हमें साइन को प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा साइन इन्वर्स। और जब साइन इन्वर्स आ जाए तो आप ये वैल्यू पुट कर देना ब्रैकेट में 0.4149। फिर हम साइन इन्वर्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 0.4149 का, तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा कितना, 24.5 डिग्री। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर जितने भी हमारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स थे और स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के अंदर जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आए यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।